दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग एलटी ग्रेड एग्जाम, जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी एग्जाम के लिए जीएस के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। उसके संबंध में आज मैं भारतीय भूगोल की एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले भारत के भूगोल का एक वीडियो हम लोगों ने देखा है, 30 प्रश्न उसमें समाहित थे। और आज मैं उससे संबंधित दूसरी वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, जीएस में पढ़ने को बहुत कुछ है। बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं, बहुत कठिन चीज़ें पढ़ सकते हैं और आपको लगेगा कि आपको जीएस बहुत आने लगा है। लेकिन हमारा जो टारगेट है, वो आपको बहुत कठिन जीएस पढ़ाना नहीं है और बहुत ज्ञानी बनाना नहीं है। हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि आपकी परीक्षा में 30 प्रश्न पूछे जाएँगे, उसमें से 20 से 25 प्रश्न आप आसानी से कर लीजिए। बाकी विषय की विशेषज्ञता आपको दिखानी है, जो आयोग आपसे पूछेगा। तो हम प्रश्नों को उसी हिसाब से सिलेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप कहाँ से कितना कठिन पढ़ना चाहते हैं, कितना ज़्यादा जानते हैं। आरओ एआरओ की परीक्षा और यूपी पीसीएस की परीक्षा, जो अभी लोक सेवा आयोग द्वारा लेटेस्ट 2 परीक्षाएँ हुई हैं, उसमें जो परीक्षा का पैटर्न आयोग का दिखाई दिया है, हम प्रश्नों को उसी हिसाब से सिलेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो पूर्ववर्ती परीक्षाएँ हैं, इसके पहले आयोग ने जो परीक्षाएँ ली हैं, उसमें जो परिवर्तन उसने किया है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ कठिन प्रश्नों को भी समाहित करते हैं अपनी इस पीडीएफ में, अपनी इस वीडियो में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं बार-बार एक ही बात कहता हूँ कि कभी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले आसान प्रश्नों को गलत न करिएगा और न ही ओवर कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं, आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती करेंगे तो अगर विकल्प में परिवर्तन लोक सेवा आयोग कर देगा, तो आपको आते हुए प्रश्न आपके गलत हो जाएँगे। ठीक है? तो चलिए, आज की जो भारत के भूगोल की वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। तनाव लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप पढ़ते जाइएगा। 30 प्रश्नों की ये वीडियो है, 30 प्रश्नों का पीडीएफ है पूरा और इसको जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो कम से कम आप 50 प्रश्न आपके हो जाएँगे। बहुत ही आसानी से मैं इसे पढ़ाऊँगा और जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो कम से कम 50 प्रश्न यहाँ से आपके तैयार हो जाएँगे। दोबारा बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ़ एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है? इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ आईजीटी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? थोड़ा टाइम लगता है, कभी पीडीएफ नहीं पहुँच पाती है, देर से पहुँचती है, लेकिन मिलेगी 100%, इसकी गारंटी है। तो चलिए, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है, जियोग्राफी में भी पूछा जाता है, यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है। प्रश्न है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। कितने राज्यों की सीमाएँ सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं? कहने का आशय यह है। ऑप्शन ए है 2 राज्यों की सीमाएँ, ऑप्शन बी है 3 राज्यों की सीमाएँ, ऑप्शन सी है 4 राज्यों की सीमाएँ और ऑप्शन डी है 5 राज्यों की सीमाएँ। तो आपको बताना है कि सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएँ स्पर्श करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 4 राज्यों की सीमाएँ सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। अब ये 4 राज्य कौन-कौन से हैं जिनकी सीमाएँ सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, ये जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगला प्रश्न यह पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा सोनभद्र से नहीं लगती है? ठीक है? किस राज्य की सीमा सोनभद्र से नहीं लगती है? तो देखिए, ये 4 राज्य कौन-कौन से हैं? तो पहला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा सोनभद्र से मिलती है, याद रखिएगा। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है ना, ये तो आप जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सीमा सोनभद्र से मिलती है। दूसरी, बिहार की सीमा भी सोनभद्र से मिलती है, बिहार। तीसरा राज्य है झारखंड की सीमा, झारखंड। झारखंड की सीमा भी सोनभद्र से मिलती है और मध्य प्रदेश की सीमा भी सोनभद्र से मिलती है। तो इस प्रकार 4 राज्यों की जो सीमाएँ हैं, वो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, इसे याद रखिएगा। अब इसको कोड में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे कर लीजिए, सोनम, सोनम की छवि का झाम, छवि का झाम। ऐसे आप इसको कोड में कन्वर्ट कर लीजिए और इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे सो से सोनभद्र सोनभद्र हो जाएगा, सोन से सोनभद्र हो जाएगा। कोड तो आप जानते ही ऐसे ही बनाया जाता है। सोनभद्र हो गया कि छवि, छ का मतलब हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़। अब ये कभी नहीं भूलेगा, बी का मतलब हो गया बिहार, ठीक है? का झा का मतलब हो गया झारखंड, झारखंड और मैं का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है? तो इस प्रकार 4 राज्यों की सीमाएँ जो है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, याद रखिएगा, हर बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा सुमेलित है। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आजकल लोक सेवा आयोग सुमेलित है और सुमेलित नहीं है में कई प्रश्न आपसे गलत करवा देता है, जो प्रश्न आपको आते रहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन-सा सही सुमेलित है, ठीक है ना? ऑप्शन ए है, देखिए एक तरफ दिया है राज्य और उसकी राजधानियों के बारे में पूछा गया है, तो आपको बताना है इसमें से किस राज्य की राजधानी सही सुमेलित है। तो पहला दिया है असम का शिलांग दिया है, तो असम की राजधानी शिलांग है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। शिलांग कहाँ की राजधानी है? शिलांग है मेघालय की राजधानी। असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी है दिसपुर,
ठीक है, दिसपुर असम की राजधानी है, तो यह सही सुमेलित नहीं है पहला। दूसरा, मेघालय की राजधानी, मैंने आपको बताया कि मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलांग है। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलांग है और असम की राजधानी दिसपुर है, तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। मिजोरम की आइजोल दिया है, तो बताइए मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है ना, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है, मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है। और चौथा ऑप्शन है नागालैंड की राजधानी गुवाहाटी दिया है, तो नागालैंड की राजधानी गुवाहाटी नहीं होती, बल्कि नागालैंड की जो राजधानी है वो कहाँ है, वह है कोहिमा। कोहिमा है नागालैंड की राजधानी, तो इसे भी याद रखिएगा। अब आपके मन में होगा क्या गुवाहाटी भी किसी राज्य की राजधानी शहर है, तो बिल्कुल नहीं, गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न। आज का हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है, यह आपको बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसमें भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है। देखिए उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमाओं को छूता है, यह जानना जरूरी है, क्योंकि हर बार परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है कि किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है, ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों की सीमाओं को छूता है, तो एक तो यह जान लीजिए कि 8 राज्यों की सीमाओं को छूता है और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कौन है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो आप जानते हैं कि वह है दिल्ली। ठीक है, अब 8 राज्य वह कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश से छूता है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा राज्य है हरियाणा, हरियाणा, फिर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है ना, कुल कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, तो कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं, इसे याद रखिएगा। अब देखिए विकल्प में 3 और राज्यों का उल्लेख है, तो इनकी भी सीमाएं जान लीजिए कि किससे इनकी सीमाएं मिलती हैं, कितने राज्यों से। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो सीमा है वह कुल 5 राज्यों से मिलती है, मध्य प्रदेश की सीमा। और वह 5 राज्य कौन कौन से हैं जिससे मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, तो एक है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, राजस्थान से भी मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। तीसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। फिर छत्तीसगढ़ से भी मिलती है, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है और महाराष्ट्र से भी मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। तो इस प्रकार 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। फिर आते हैं कर्नाटक पे। कर्नाटक की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो कुल 6 राज्यों से कर्नाटक की सीमा मिलती है और ये 6 राज्य हैं। एक तो है आंध्र प्रदेश से सीमा मिलती है, ठीक है, दूसरा है तेलंगाना से भी कर्नाटक की सीमा मिलती है। याद रखिएगा क्योंकि तेलंगाना के बारे में पूछा जाता है कि तेलंगाना की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, तो तेलंगाना से भी कर्नाटक की सीमा मिलती है। फिर महाराष्ट्र से मिलती है, महाराष्ट्र से कर्नाटक की सीमा मिलती है और गोवा से मिलती है। गोवा के साथ साथ केरल से भी इसकी सीमा मिलती है कर्नाटक की, और तमिलनाडु से भी कर्नाटक की सीमा मिलती है। इस प्रकार 6 राज्यों से कुल कर्नाटक की सीमा मिलती है, इसे ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वह कितने राज्यों से मिलती है, तो आंध्र प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है स्पष्ट तौर पे, जैसे तेलंगाना से मिलती है। ठीक है, अब देखिए तेलंगाना से 2 सीमाएं आपने देख लिया, एक तो कर्नाटक और एक आंध्र प्रदेश, दोनों की सीमाएं तेलंगाना से मिलती हैं। ठीक है, तो तेलंगाना से मिलती है आंध्र प्रदेश की सीमा, छत्तीसगढ़ से भी मिलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से मिलती है। उसके बाद उड़ीसा से भी मिलती है आंध्र प्रदेश की सीमा, उड़ीसा से, और कर्नाटक से मिलती है, कर्नाटक, और उसके बाद तमिलनाडु से भी आंध्र प्रदेश की सीमा मिलती है। ठीक है, तो ये चारों जो राज्य दिए गए थे तो चारों आपने देखा। मध्य प्रदेश में 5 राज्यों से सीमा मिलती है, कर्नाटक की 6 से, आंध्र प्रदेश की 5 से, और उत्तर प्रदेश की 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा मिलती है। वैसे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की भी एक सीमा जो है वह अगर पुदुचेरी को शामिल किया जाए तो उससे मिलती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए निम्न में से
कौन एक राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? 7 सिस्टर जिसे कहते हैं, 7 सिस्टर स्टेट। तो निम्न में से कौन सा एक राज्य है जो भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो बताइए इनमें से कौन सा एक राज्य है जो भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम जो है भारत की जो 7 बहनों वाला राज्य है उसमें शामिल नहीं है। और आप जानते हैं कि भारत में पूर्वोत्तर के 7 राज्य जिसमें मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और इसके साथ साथ मणिपुर है। देखिए इसमें मणिपुर भी शामिल है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। ये भारत के 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इनको 7 सिस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो 7 राज्य हैं इनमें आपस में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक तो इनकी जमीनें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, भौगोलिक रूप से ये जुड़े हुए हैं। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी इन 7 जो राज्य हैं इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है, एक दूसरे पर निर्भरता है, ठीक है। तो यह जो है इसीलिए इन 7 जो राज्य हैं इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर नाम दिया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो 7 सिस्टर का टर्म है ये किसने सबसे पहले यूज किया? 7 सिस्टर, पूर्वोत्तर के इन 7 राज्यों को सबसे पहले 7 सिस्टर किसने कहा? आपने कभी सोचा है? तो ये 7 राज्यों को 7 सिस्टर सबसे पहले कहने वाले हैं असम के एक सिविल सेवक थे, उनका नाम था ज्योति प्रसाद साइकिया। क्या नाम था? ज्योति प्रसाद साइकिया। ये एक सिविल सेवक भी थे, एक पत्रकार भी थे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए 7 सिस्टर शब्द का प्रयोग किया था। इस तथ्य को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ज्योति प्रसाद साइकिया ने भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं 7 राज्य उनको 7 सिस्टर के रूप में सबसे पहले इन्होंने यह टर्म लॉन्च किया था। इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में एक चीज ऐड कर लीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इसमें एक राज्यों को उन्होंने जोड़ दिया है, जैसे इसमें सिक्किम को ऐड किया है, ठीक है। सिक्किम को ऐड करते हुए उन्होंने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को एक नया नाम दिया है और वह नाम है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी नाम प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों को दिया है। देखिए 7 सिस्टर में केवल 7 राज्य शामिल थे, उसमें सिक्किम शामिल नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में सिक्किम को शामिल करते हुए उसे अष्टलक्ष्मी नाम कहा दिया है, ठीक है। याद रखेंगे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के इस क्षेत्र को केवल भारत की सीमा के रूप में नहीं बल्कि भारत की महत्वपूर्ण समृद्धि और विकास का केंद्र बताया। इसीलिए उन्होंने इसे अष्टलक्ष्मी नाम दिया। और ये जो अष्टलक्ष्मी है यह भारत की समृद्धि और शक्ति के 8 रूपों के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। तो इन 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी नाम उन्होंने दिया है। 8 राज्यों में सिक्किम को ऐड कर दीजिएगा, 7 सिस्टर +1, ठीक है। सिक्किम, ये 8 राज्य अष्टलक्ष्मी कहे गए। किसके द्वारा कहे गए? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किन राज्यों को अष्टलक्ष्मी राज्य का दर्जा दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है वह है मैकाल रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि मैकाल रेंज कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट में। तो बताइए मैकाल रेंज इनमें से कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है? मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसे याद रखिएगा। मैकाल रेंज या मैकाल पर्वतमाला भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि जो मैकाल रेंज है यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कथन कारण के रूप में। मैकाल रेंज क्या है? यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, यह सीधे स्टेटमेंट आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो कहाँ स्थित है मैकाल रेंज? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है। कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़ चोटी
सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कभी कभी मिलान करने को यह प्रश्न पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला की है? सतपुड़ा की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है, सूची मिलान का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 में भारत के राज्यों के बारे में दिया गया है, राज्यों के नाम दिए गए हैं। और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी, मतलब उस राज्य में जो सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए राज्यों में है तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। और सबसे ऊंची चोटियों के बारे में दिया गया है धूपगढ़ चोटी, सारामती चोटी, गुरु शिखर चोटी और डोडा बेट्टा चोटी। कौन सी ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताइए कि तमिलनाडु की जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है। तो देखिए तमिलनाडु की जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है? डोडा बेट्टा चोटी। ठीक है ना, ए का 4 सही है। और डोडा बेट्टा चोटी जो है वह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का भाग है। किसका है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का भाग है। ठीक है, तो तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? डोडा बेट्टा है। फिर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर। ठीक है, और आप जानते हैं इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? तो यह अरावली की है। ठीक है, किसकी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। फिर आते हैं नागालैंड की सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की जो सर्वोच्च चोटी है वह है सारामती चोटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह अभी हाल ही में जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। सारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और सारामती चोटी जो है यह सारामती पहाड़ी का भी ही हिस्सा है। ठीक है ना, पहाड़ी का नाम क्या है? सारामती, तो उसी का हिस्सा है सारामती चोटी, इसे भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की जो सर्वोच्च चोटी है, तो अभी हमने आपको बताया था धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। और धूपगढ़ चोटी अभी हमने आपको बताया कि यह सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, 1350 मीटर हमने आपको बताया। तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जो धूपगढ़ है वही मध्य प्रदेश राज्य की सर्वोच्च चोटी भी है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए पूरा रिलेवेंट है। यह जो है पूछा भी गया है अभी हाल में पीसीएस की परीक्षा में। सारामती चोटी को आप अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है आपकी परीक्षा में अलग से स्वतंत्र प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका विकल्प देखते हैं। देखिए ए का 4 सही है, बी का 3 सही है और सी का 2 सही है। ए का 4, बी का 3 और सी का 2, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, याद रखिएगा डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन बी है कार्डेमम पहाड़ियां, ऑप्शन सी है सह्याद्री पहाड़ियां और ऑप्शन डी है अन्नामलाई पहाड़ियां। तो बताइए महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से क्यों जाना जाता है? तो देखिए सह्याद्री जो है एक संस्कृत शब्द है। सह्याद्री क्या है? एक संस्कृत शब्द है। सह्याद्री 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सह, ठीक है, पहला शब्द इसमें है सह। सह का मतलब होता है सहनशील, सहनशील, या इसे कह सकते हैं सहिष्णु। सहनशील या सहिष्णु पहले शब्द का अर्थ है। ठीक है ना। दूसरा अद्री, अद्री से मिलकर बना है। अद्री का मतलब क्या होता है? पर्वत। ठीक है, पर्वत मतलब सहनशील पर्वत या सहिष्णु पर्वत, या इसे आप कह सकते हैं परोपकारी पर्वत। महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत या परोपकारी पर्वत के रूप में जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा परोपकार या पर्वत करता है? तो जब भारत में मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं तो यह जो पर्वत है यह उन मानसूनी हवाओं को इस क्षेत्र में रोक लेता है और वहां ठीक ठाक वर्षा हो जाती है। तो इससे क्या होता है? एक तो जल संरक्षण हो जाता है और दूसरे जैव विविधता बनी रहती है। तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला का जो विस्तार है, टोटल विस्तार आप कहें तो इसका विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर तक है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1,60,000 वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का वह कई राज्यों में है। जैसे कौन कौन से राज्य हैं? जैसे महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसका डिटेल थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वह महाराष्ट्र में है, गोवा में उसका विस्तार है, कर्नाटक में उसका विस्तार है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी इसका विस्तार है, तमिलनाडु में, और केरल राज्यों में। ठीक है, केरल राज्य में विस्तार है, और केरल राज्य से होते हुए यह दक्षिण में कहां तक जाते हैं? कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, कहां तक? कन्याकुमारी तक, मतलब महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वह पूरब से पश्चिम की तरफ लगभग 30 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब यहां से एक प्रश्न पूछा गया है, कथन कारण में पूछा गया है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला या पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वह लगभग 1200 मीटर है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 1200 मीटर है। और एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि सह्याद्री पर्वतमाला या पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं ना, तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपको यह बताना है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, यह प्रश्न पूछा गया है। पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अनामुडी। अनामुडी चोटी है, यह पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। आप सोच रहे होंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर यह ऊंची चोटी है, जो पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी के रूप में जानी जाती है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सह्याद्री पर्वतमाला से 3 दर्रे भी निकलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, सह्याद्री पर्वतमाला से कितने दर्रे निकलते हैं? कुल 3 दर्रे सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित हैं। यह दर्रे अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन दर्रों के नाम जान लीजिए। एक दर्रा है थाल घाट, थाल घाट दर्रा है। दूसरा है भोर घाट, भोर घाट दर्रा। और तीसरा दर्रा है पाल घाट। ठीक है, पाल घाट दर्रा। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे जो है, ये तीनों दर्रे सह्याद्री पर्वतमाला या पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, जो थाल घाट दर्रा है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है थाल घाट। ठीक है, और यहां से जो है मुंबई और नासिक को रास्ता जाता है। कहाँ कहाँ? मुंबई को नासिक से जोड़ता है कौन? थाल घाट दर्रा। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा, भोर घाट दर्रा भी पश्चिमी घाट में पाया जाता है, और यह दर्रा भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसे भी ध्यान रखिएगा। और यह किसको किसको जोड़ता है? यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, मुंबई को किससे जोड़ता है? पुणे से जोड़ता है। और यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, भोर घाट दर्रे। अब आ जाते हैं पाल घाट दर्रा। यह भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। पाल घाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? तो यह केरल व तमिलनाडु, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। मैं ऐसे लिख देता हूं, केरल प्लस तमिलनाडु। आप अपने हिसाब से इसको नोट कर लीजिएगा। पाल घाट दर्रा केरल को तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो दर्रा है वह कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने में मदद करता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, किसको? कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने में यह मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीनों दर्रे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है यहां से और कोई एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं बनता है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अब आते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। और 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न हमारा है कि निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? आपको बताना है इन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है सतलज, और ऑप्शन डी है रावी। तो बताइए इन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? अब देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम है वह भारत में नहीं है। तो कहाँ है? तो सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल। और ये राकसताल कहाँ स्थित है? यह तिब्बत में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, तिब्बत में राकसताल स्थित है मानसरोवर झील के समीप, और यहीं से यह नदी निकलती है। ठीक है, यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है? जैसे कौन कौन सी श्रेणी है? एक है मुख्य हिमालय श्रेणी, मुख्य हिमालय की श्रेणी को काटती है। दूसरा, लघु हिमालय की श्रेणी को काटती है, लघु हिमालय। और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है कि जो हिमालय की तीनों जो श्रेणियां हैं उसे काटते हुए बहती है। तो वह नदी कौन सी है? तो वह सतलज नदी है। याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है ना। अब ये जो सतलज नदी है इस पे 2 बांध भी बनाए गए हैं। बांध हालांकि हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी आपको बता देते हैं। एक है भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध के नाम से जिन्हें जानते हैं। यह कहाँ स्थित है? सतलज नदी पे स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। और दूसरी एक परियोजना इस पे है, नाथपा झाखरी परियोजना। कौन सी है?
नाथपा झाखरी परियोजना, यह भी जो है किस पे स्थित है, यह भी सतलज नदी पर स्थित है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। हालांकि जब हम परियोजनाओं का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। अब देखिए इसमें 3 नदियां और दी गई हैं, ब्यास, चिनाब और रावी। तो लगे हाथ इनको भी देख लेते हैं। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए रावी नदी यह रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश से। और यह जो है कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के समीप, रोहतांग दर्रे के समीप। ये कहाँ स्थित है रोहतांग दर्रा? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। वहां से निकलती है और वहां से यह निकल करके जो है धीरे मतलब वहां से निकल के यह बहते हुए पंजाब में चली जाए, वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह पंजाब की 5 नदियों का हिस्सा है, इसे भी याद रखिएगा। जो पंजाब की 5 नदियां हैं उनका हिस्सा है रावी नदी, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अब आते हैं ब्यास की बात कर लेते हैं। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो देखिए ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है उसे कहते हैं रोहतांग दर्रा, जिसे अभी रावी की बात की, तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से के समीप से निकलती है यह नदी। और यह भी जो है सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी किसकी सहायक है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो यह सतलज नदी की सहायक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, पहले यहां लिख देता हूं मैं, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, समीप से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अभी हमने आपको बताया। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, अभी हाल की परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन सी नदी रोहतांग दर्रे के समीप से होकर बहती है या रोहतांग दर्रे से होकर बहती है? वह नदी है ब्यास नदी। और आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है ना, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से होकर बहती है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब आते हैं अगली, देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, ब्यास नदी पर एक बांध स्थित है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उसका नाम है पोंग बांध। कौन सा बांध है? पोंग बांध है, जो ब्यास नदी पर स्थित है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं चौथी नदी के बारे में जान लेते हैं, चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है? तो यह बारालाचा दर्रे से निकलती है, चंद्र और भागा नामक 2 धाराओं के रूप में यह निकलती है और जो है अंत में सिंधु नदी में मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती है? बारालाचा, बारालाचा दर्रे के समीप, ठीक है, दर्रे के समीप निकलती है, इसे ध्यान रखेंगे। और चंद्र और भागा 2 हिस्सों में निकलती है और आगे चल के ये आपस में जुड़ जाती है और सिंधु नदी में मिल जाती है, यानी सिंधु की सहायक है। 2 परियोजनाएं इस पे बहुत चर्चित हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक परियोजना है दुलहस्ती। दुलहस्ती परियोजना किस पे स्थित है? चिनाब नदी पे है, कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। और दूसरी एक परियोजना है जिसका नाम है सलाल परियोजना। कौन सा परियोजना है? सलाल परियोजना। तो यह भी जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यह भी चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा किसका उद्गम भारत में नहीं है? प्रश्न यही था, सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, यह तिब्बत में निकलती है। और कौन सी नदी ऐसी है जो हिमालय की तीनों प्रमुख श्रेणियों को काटते हुए बहती है? तो उसका नाम है सतलज नदी, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य विष्ट दोआब फैला हुआ है? आपको बताना है कि विष्ट दोआब किन नदियों के मध्य फैला हुआ है। ऑप्शन ए है रावी एवं ब्यास, ऑप्शन बी है ब्यास एवं सतलज, ऑप्शन सी है झेलम एवं चिनाब और ऑप्शन डी है चिनाब एवं रावी। तो बताइए विष्ट दोआब किन 2 नदियों के मध्य फैला है? जल्दी से आंसर बताइए। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य विष्ट दोआब फैला हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। दोआब एक फारसी शब्द है, दो आब, दोआब का मतलब, दो का मतलब 2 होता है, आब का मतलब होता है पानी। तो पानी के 2 स्रोतों के बीच जो मैदानी क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी आप इसे सामान्य भाषा में कहें तो 2 नदियों के बीच में स्थित मैदानी भाग को दोआब कहा जाता है। तो ब्यास और सतलज नदी के बीच में जो स्थित मैदानी क्षेत्र है उसे विष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके मन में होगा कि क्या रावी और ब्यास के बीच में भी कोई दोआब है? बिल्कुल सही है, रावी और ब्यास नदी के बीच में जो दोआब स्थित है उसे बारी दोआब के नाम से जानते हैं। कौन सा दोआब? बारी दोआब। बारी दोआब किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? रावी और ब्यास नदी के मध्य स्थित है, ठीक है ना। रावी और चिनाब नदी के बीच कौन सा दोआब स्थित है? बताइए, रावी और चिनाब नदी के बीच कौन सा दोआब स्थित है? तो वह है रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। रचना दोआब किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो रावी और चिनाब नदियों के मध्य स्थित है, इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। अब झेलम और चिनाब नदी के बीच कौन सा दोआब स्थित है? तो झेलम और चिनाब नदी के मध्य स्थित दोआब को कहते हैं चाज दोआब। किस नाम से जानते हैं? चाज दोआब के नाम से जानते हैं,
ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में 4 दोआब के बारे में आपने जाना। बिस्ट दोआब, ब्यास और सतलज के बीच, यहां लिख देता हूं बिस्ट दोआब। ब्यास और सतलज के बीच में जो दोआब है उसे बिस्ट दोआब कहते हैं। और रावी और ब्यास के बीच बारी दोआब स्थित है। झेलम और चिनाब के बीच चाज दोआब स्थित है। और चिनाब और रावी के बीच रचना दोआब स्थित है। इस बात को याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती हैं। आपको बताना है इन नदियों में से कौन सी नदियां एक ही बिंदु से उत्सर्जित या उद्गमित कह सकते हैं, उद्गमित होती हैं। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र और गंगा, ऑप्शन बी है तापी और ब्यास, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और इंडस, ऑप्शन डी है इंडस और गंगा। तो बताइए इनमें से कौन सी 2 नदियां हैं जो लगभग एक ही बिंदु से उद्गमित होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी। इंडस को सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी दोनों का जो उद्गम बिंदु है वह लगभग एक ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों तिब्बत से ही निकलती हैं। अब आइए इन नदियों के बारे में संक्षिप्त में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आप जानते हैं कि जो सिंधु नदी है वह तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक है। और यह लद्दाख, भारत और पाकिस्तान होते हुए सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और यह लद्दाख, भारत और पाकिस्तान में बहती है। पंजाब की जो 5 नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इनका जो सामूहिक जल है वह सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिल जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बांध है जिसे मंगला बांध के नाम से जानते हैं, मंगला बांध। और मंगला बांध सिंधु नदी पर किसने बनाया है? पाकिस्तान ने बनाया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है जो मानसरोवर से वह भी निकलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी यह भी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां कहां से निकलती हैं? दोनों नदियां तिब्बत से निकलती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह चेमा युंगडुंग, कौन सा? चेमा युंगडुंग एक हिमनद है, उसी हिमनद से निकलती है यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसे याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी गिरती कहाँ है? तो जैसे सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जानते हैं ये दोनों प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं कि कौन सी नदी कहाँ समुद्र में विलीन होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, नदी द्वीप, वह कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली द्वीप है। और यह जो माजुली है यह किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकल के भारत, तिब्बत एवं बांग्लादेश से बहते हुए यह सीधे बंगाल की खाड़ी तक जाती है। जिन क्षेत्रों में यह बहती है अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग नाम से पुकारा जाता है और वह आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जब यह नदी आती है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जब यह नदी आती है तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं दिहांग के नाम से। किस नाम से? दिहांग, ठीक है। इसके आगे जब यह नदी बढ़ती है, इसके आगे जाती है तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं? तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वह है झेलम, झेलम है, चिनाब है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? यह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और इन पांचों नदियों को भी पंचनद के नाम से, पंजाब का जो पंचनद वाला कॉन्सेप्ट है, इन पांचों नदियों को ही पंचनद के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं? तो देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में दिबांग है, दिबांग नदी है। दूसरी लोहित है, लोहित को अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। फिर धनसिरी नदी है, धनसिरी
यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। कामेंग है, कामेंग नदी है, और उसके बाद मानस नदी, मानस, और तीस्ता नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीस्ता किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। और एक नदी है सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी। ये सभी नदियां परीक्षाओं में पूछी गई हैं कि यह किसकी सहायक है। किसी न किसी परीक्षा में सारी नदियां पूछी गई। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सिंधु की सहायक है। और उसके बाद दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता और सुबनसिरी नदियां यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक हैं। याद रखिएगा, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आज का 11वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 11वां प्रश्न है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन बी है अनुवर्ती अपवाह का, ऑप्शन सी है परवर्ती अपवाह का, और ऑप्शन डी है अध्यारोपित अपवाह का। तो देखिए हिमालय में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह किस अपवाह का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है, इसे याद रखिएगा। आप जानते हैं कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वह पूर्ववर्ती अपवाह को धारित करती हैं। पूर्ववर्ती नदियां उन नदियों को कहते हैं जो अपने पुराने मार्ग से लगातार प्रवाहित होती रही हैं, जो ढाल के सहारे प्रवाहित होती रही। चाहे उनके मार्ग में कोई भी, मान लीजिए कोई पहाड़ी आ गई तो उसको भी वो काट के अपना उसी रास्ते पे लगातार प्रवाहित होती रहती हैं। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदियों में जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, यह पूछा जाता है। सतलज नदी भी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, और इसके साथ साथ गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। यह प्रश्न पूछा गया है। और इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी भी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ठीक है, तो यह है पूर्ववर्ती नदियां। दूसरी होती हैं अध्यारोपित नदियां। अध्यारोपित नदियां क्या होती हैं कि पहले नरम चट्टानों पर अपने प्रवाह मार्ग को स्थापित करती हैं, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उसे काटते हुए कठोर चट्टानों वाले भू आकृतियों पर बहने लगती हैं। हालांकि कठोर चट्टानों पर पहुंचने के बाद भी वो अपने पुराने मार्ग को बनाए रहती हैं। ऐसी नदियों को अध्यारोपित नदियां कहा जाता है। ठीक है, अध्यारोपित नदियों के उदाहरण जरूर जान लीजिए, क्योंकि यह भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अध्यारोपित नदियों के उदाहरण है, देखिए चंबल अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, सोन भी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, दामोदर नदी, दामोदर दामोदर के साथ साथ नर्मदा नदी भी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तापी नदी भी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, और इसके साथ साथ गोदावरी व कृष्णा नदियां अध्यारोपित नदियों के उदाहरण है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है पुनपुन नदी, ऑप्शन बी है अजय नदी, ऑप्शन सी है जलांगी नदी, और ऑप्शन डी है जोंक नदी। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? अब देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोंक नदी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? जोंक नदी नहीं है। तो जोंक नदी किसकी सहायक है? यह गंगा की सहायक नहीं है, बल्कि जोंक नदी महानदी की सहायक है। किसकी है? महानदी की सहायक। और यह प्रश्न पूछा गया है कि महानदी की सहायक कौन सी नदी है, तो जोंक नदी उसमें ऑप्शन में था, याद रखिएगा। यह महानदी की सहायक है, और इसका जो उद्गम है वह सोनबेरा पठार से होता है। कहां से? सोनबेरा पठार से होता है। और यह सोनबेरा पठार जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यहाँ से जोंक नदी का उद्गम होता है। ये महानदी की सहायक है। बाकी पुनपुन नदी, अजय नदी और ये जलांगी नदी, ये तीनों नदियां जो है गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, इसे याद रखेंगे। अब देखिए गंगा नदी बेसिन से आशय क्या है? तो गंगा नदी बेसिन का आशय है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो जल है जितने क्षेत्रों में संग्रहित होता है उसे गंगा नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। और यह बेसिन उत्तराखंड के हिमालय से शुरू होता है, और यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक, जब तक गंगा नदी बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक नहीं चली जाती है, तब तक गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो जल क्षेत्र का विकास किया, जो जल क्षेत्र निर्मित होता है, उसे क्या कहते हैं? गंगा नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। इसके साथ अन्य नदियां भी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, जैसे सोन नदी, चंबल, बेतवा, घाघरा, गंडक, ये सभी नदियां क्या है? यह जो है गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। जोंक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्तई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? मुल्तई नामक स्थल से कौन सी नदी निकलती है? सामान्य भाषा में यह बात समझ लीजिए। तो ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है सोन, और ऑप्शन डी है ताप्ती। तो बताइए कौन सी नदी मुल्तई के पवित्र तालाब
या टैंक से निकलती है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब चलिए नदियों को देखते हैं। देखिए महानदी का उद्गम कहाँ होता है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अमरकंटक के पास से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक के पास से होता है। फिर आते हैं नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में, एक जिला है जिसका नाम है अनूपपुर। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पठार से ही इसका भी उद्गम होता है। कहाँ से? अमरकंटक के पठार से नर्मदा का उद्गम होता है। फिर आते हैं सोन नदी की तरफ। सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के ही क्षेत्र के पास से होता है। ठीक है, तो इन तीनों नदियों का जो स्रोत है वो महानदी, नर्मदा और सोनम, ये तीनों नदियां किसी न किसी रूप में अमरकंटक से ही निकलती हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथा ऑप्शन जो है हमारा ताप्ती नदी का है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? यह मध्य प्रदेश में एक जिला है, मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बैतूल जिला। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से एक मुल्ताई क्षेत्र है, मुल्ताई या मुल्ताई क्षेत्र है, मुल्ताई क्षेत्र के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से यह निकलती है। कहां से? सतपुड़ा पर्वत से, सतपुड़ा पर्वत से। ठीक है, पर्वत श्रृंखला से। तो मुल्ताई क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदी निकलती है? तापी नदी निकलती है और यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है मुल्ताई के पवित्र तालाब से कौन सी नदी निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ दिया है मुख्य नदी और दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी के बारे में दिया गया है। तो कौन किसकी सहायक नदी नहीं है, यही आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है गोदावरी दिया है। गोदावरी वैनगंगा गोदावरी की सहायक है कि नहीं है? तो यह बिल्कुल है, गोदावरी वैनगंगा की सहायक है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा और इसकी सहायक नदी दिया है मंड। तो नर्मदा मंड जो है नर्मदा नदी की सहायक है कि नहीं है? तो यह नहीं है, गलत है। ठीक है, मंड नदी नर्मदा की सहायक नहीं है, बल्कि नर्मदा की सहायक तवा नदी है। तवा नदी नर्मदा की सहायक है, इसे याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी दूध गंगा दिया है। तो दूध गंगा जो है वह कृष्णा की सहायक है, यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है कावेरी हेमावती, मतलब कावेरी नदी की सहायक हेमावती नदी है, तो यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन भी सही है। गलत कौन सा है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो बी ऑप्शन नर्मदा नदी की जो सहायक है वह तवा है, न कि मंड है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि जो कोसी नदी का स्रोत है, कोसी नदी का स्रोत वह कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। और इसमें जो प्रश्न था उसमें ऑप्शन क्या था उसे सुन लीजिए। एक था कि माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, हम ये लिख दे रहे हैं माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, या माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में स्थित है। माउंट एवरेस्ट के उत्तर में या माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में स्थित है, या धौलागिरी श्रेणी के दक्षिण में है। धौलागिरी, धौलागिरी श्रेणी के दक्षिण में, धौलागिरी श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, या आप कहिए अन्नपूर्णा श्रेणी के दक्षिण में। किसके? अन्नपूर्णा श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। तो बताइए कोसी नदी का जो स्रोत है वह कहाँ स्थित है? यह प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो कोसी नदी का उद्गम स्रोत है वह माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आपको सीधे यही मार देना है। कोसी नदी नेपाल में माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है। कोसी नदी की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय बिहार चर्चा में है और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। वर्तमान में बिहार में इलेक्शन चल रहा है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और कोसी नदी भी गंगा की सहायक है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा, यह गंगा बेसिन का हिस्सा है, गंगा की सहायक है कोसी नदी। ठीक है, यहां तक याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है, गंगा की सहायक है कोसी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में इसका उद्गम होता है। अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 में बांध दिया है और सूची 2 में संबंधित नदियों पर जिस पर ये बांध बनाए गए हैं उनके बारे में दिया गया है। आपको मिलाना है कि कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए बांधों में दिया है सलाल बांध, थीन बांध, काकरापारा, नागार्जुन सागर, और दूसरी तरफ जो नदियां हैं कृष्णा, चिनाब, रावी और तापी नदियों के बारे में बताया गया है। तो बताइए सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? अभी हम आपको जब चिनाब नदी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि सलाल बांध चिनाब नदी पर स्थित है। एक का दूसरा ऑप्शन सही है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध स्थित है रावी नदी पर, इसे भी ध्यान रखिएगा। काकरापारा किस नदी पर स्थित है? तो काकरापारा बांध जो है यह तापी नदी पर स्थित है। ठीक है, सी का 4 हो जाएगा। और नागार्जुन सागर आप जानते हैं कि नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है।
ठीक है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 और डी का 1। 2 3 4 1, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ठीक है, 2 3 4 1, और इन बातों को आप नोट कर लीजिएगा, यह आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 16वां प्रश्न है, बहुत पॉपुलर प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत चर्चित स्थान भी है। श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है, आपको बताना है। श्री हरिकोटा द्वीप के निकट अवस्थित है। ऑप्शन ए है चिल्का झील के निकट है, ऑप्शन बी है पुलिकट झील के निकट है, ऑप्शन सी है महानदी मुहाना के निकट है, और ऑप्शन डी है गोदावरी मुहाना के निकट है। तो बताइए श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुलिकट झील के निकट। श्री हरिकोटा कहाँ स्थित है, पुलिकट झील के निकट स्थित है। और यह पुलिकट झील के निकट कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहीं पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, इसीलिए यह बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, यह स्थित है श्री हरिकोटा द्वीप पर, और यह है पुलिकट झील के निकट। ये चीजें याद रखिएगा। अब देखिए कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। बहुत आसान सा प्रश्न है, गुजरात का बंदरगाह कस्बा कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है जामनगर, ऑप्शन बी है ओखा, ऑप्शन सी है पोरबंदर, ऑप्शन डी है वेरावल। बताइए इसमें से कौन सा कस्बा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात का बंदरगाह कस्बा कौन सा नहीं है, जामनगर नहीं है, बल्कि ओखा, पोरबंदर और वेरावल ये तीनों बंदरगाह कस्बे हैं। ठीक है, बंदरगाह नगर है, याद रखिएगा। जामनगर वास्तव में किसके लिए प्रसिद्ध है, यह रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाई गई है, प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी लगाई गई है, और वह किसके द्वारा लगाई गई है, रिलायंस ग्रुप द्वारा। ठीक है, रिलायंस समूह जो मुकेश अंबानी का है, तो रिलायंस समूह द्वारा यहाँ भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी प्राइवेट सेक्टर की स्थापित की गई है। ध्यान रखिएगा जामनगर में कोई बंदरगाह नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ओखा, पोरबंदर और वेरावल बंदरगाह नगर है, जामनगर रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे कोई बंदरगाह नहीं है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 18वां प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है सुमेलित नहीं है। देखिए है और नहीं है पे जरूर फोकस करिएगा। आजकल लोक सेवा आयोग आते हुए 3-4 प्रश्न इसी चक्कर में गलत करा देता है, तो ध्यान से पढ़िएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है जलप्रपात और दूसरी तरफ दिया है संबंधित नदी, मतलब कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब जो जलप्रपात दिया है वो उस नदी पे नहीं है। तो देखिए पहला देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह कावेरी नदी दिया है, बिल्कुल सही है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। दूसरा जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, और इसमें दिया है सरावती नदी, तो बिल्कुल सही है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है वह सरावती नदी पर स्थित है, और इसे भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में गिना जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीसरा है बट्टापराई जलप्रपात, बट्टापराई जलप्रपात यह दिया है चंद्रप्रभा नदी पर, तो बट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर नहीं है। यह किस नदी पर है, यह है पझयार नदी, कौन सी नदी है, पझयार नदी पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बट्टापराई जलप्रपात। तो इसका सही आंसर सी है, जो सुमेलित नहीं है। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात, बहुत बार यह पूछा गया है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बट्टापराई जलप्रपात इसमें गलत है। और यह पॉलिटेक्निक लेक्चरर की परीक्षा भी 2021 में हुई थी, यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो एलटी, जीडीसी और जीआईसी एग्जाम के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। हमने ऐसे ही प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएं, अनावश्यक प्रश्नों को लेकर हम नहीं आते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का 19वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, और एक तरफ भारत के जलप्रपात दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति के बारे में पूछा है। और इस प्रश्न को मैं पहले ही इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अब देखिए भारत के जलप्रपातों में 4 नए जलप्रपात इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खोज के लाया है, और ये जो है चारों जलप्रपातों के बारे में पूछा है, और ये दोबारा पूछेगा अभी।
ठीक है। तो देखिए, एक है बरकाना जलप्रपात, दूसरा कंदाधार जलप्रपात, तीसरा वाझाचल जलप्रपात है और चौथा है पलानी जलप्रपात। और इनकी अवस्थिति के बारे में पूछा है, कौन किस राज्य में स्थित है? केरल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक की बात की गई है। ठीक है, तो चलिए भारत के इन जलप्रपातों को देखते हैं कौन कहाँ स्थित है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अलग से भी नोट कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक एक जलप्रपात के बारे में स्वतंत्र रूप से प्रश्न बनाया जा सकता है अलग से। ठीक है, देखिए बरकाना जलप्रपात कहाँ स्थित है? बरकाना जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में, यानी ए का चौथा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। दूसरा है कंदाधार, या कहीं कहीं से खंडाधार भी लिखा रहता है, मिलता है। कंदाधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में, यानी बी का तीसरा सही है, याद रखिएगा। और तीसरा ऑप्शन है वाझाचल जलप्रपात। वाझाचल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल राज्य में, इसे भी याद रखिएगा। वाझाचल जलप्रपात कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। और चौथा है पलानी जलप्रपात, तो पलानी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, ये चारों जलप्रपात आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% है। अब देखिए इसका मिलान करते हैं, ए का 4 सही है, बी का 3 सही है और सी का 1 सही है। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है? 4 3 1 2, 4 3 1 2 3 है, बी का 3 है और सी का 1 है। 4 3 1 2 होना चाहिए, 4 3 2 1 है, 4 3 1 2 नहीं है। मैं इसको सही कर देता हूं, आप इसको सही कर लीजिए। 4 3 1 और 2, ठीक है, 4 3 1 2, यह सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, 4 3 1 2 सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। बरकाना कर्नाटक में है, कंदाधार उड़ीसा में, वाझाचल केरल में और पलानी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात, कहीं कहीं लिखा रहता है चित्रकूट और कभी कभी लोक सेवा आयोग इसे चित्रकोट जलप्रपात के नाम से जानता है। चित्रकोट जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? चित्रकोट जलप्रपात। और ध्यान रखिएगा, इस चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। भारत का नियाग्रा प्रपात भी इसे कहा जाता है, नियाग्रा प्रपात। तो यह चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है इंद्रावती नदी पर। कहाँ? इंद्रावती नदी पर स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चित्रकोट या चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। और किस राज्य में स्थित है? यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है सांभर, ऑप्शन सी है लोनार झील और ऑप्शन डी है पुलिकट झील। तो बताइए इनमें से कौन सी झील है जो भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है? अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है पुलिकट झील, डी ऑप्शन सही है। कौन सी झील भारत में 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो पुलिकट झील। भारत में जो पुलिकट झील है यह 2 राज्यों के बीच बटी हुई है। एक राज्य है आंध्र प्रदेश और दूसरा राज्य है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पुलिकट झील स्थित है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, और श्रीहरिकोटा का नाम आपने सुना होगा, अभी हमने चर्चा भी किया था। श्रीहरिकोटा में ही सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में स्थित है और यह जो है पुलिकट झील के पास है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील का विस्तार 2 राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। श्रीहरिकोटा यहीं स्थित है। यह एक लैगून झील है। पुलिकट झील क्या है? एक लैगून झील है। लैगून झील किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई समुद्र है, ये मान लीजिए कि ये इलाका समुद्र का है, इधर समुद्र का जल भरा हुआ है। समुद्र के बगल में ही एक छोटा सा जल संग्रहण क्षेत्र होता है जो समुद्र से एक पतली, मान लीजिए बालू की पट्टी द्वारा अलग होता है। समुद्र का पानी इसमें आ जा सकता है लेकिन यह डायरेक्ट समुद्र से नहीं जुड़ा होता। जैसे ये नाली बना दूं तो ये डायरेक्ट समुद्र से जुड़ जाएगा, लेकिन ये बीच में एक पतली सी पट्टी होती है जो बालू वगैरह की बनी होती है और उसी के द्वारा वह अवरोध होता है, डायरेक्ट जुड़ाव नहीं होता है। ऐसी झीलों को लैगून झील कहा जाता है। तो पुलिकट झील ऐसी ही झील है, एक लैगून झील है, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं चिल्का झील पे। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर राजस्थान में स्थित है। चिल्का उड़ीसा में, सांभर झील राजस्थान में स्थित है, खारे पानी की झील है, इसे याद रखेंगे। लोनार झील कहाँ है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है ना।
अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 21वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपको बताना है इनमें से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन ए है कोलेरू, ऑप्शन बी है बुलर झील, ऑप्शन सी है नल सरोवर और ऑप्शन डी है सांभर लेक। तो बताइए इनमें से कौन सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जल्दी से अपने आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? बुलर झील। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। और अगर हम आपसे पूछे कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, यह भी तो पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, देखिए खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह है चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और चिल्का झील जो है यह भी एक लैगून झील है। लैगून हमने आपको बताया ना, तो चिल्का झील भी एक लैगून झील है। बुलर झील कहाँ स्थित है? बुलर झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है बुलर झील। और बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है आर्द्रभूमि और दूसरी तरफ दिया है स्थान, मतलब कौन सी आर्द्रभूमि किस स्थान से जुड़ी हुई है, और इसमें आपको बताना है किसका सही सुमेल नहीं है। देखिए सौज झील दिया है, सौज झील मैनपुरी दिया है। तो कहाँ सौज झील स्थित कहाँ है? तो देखिए सौज झील मैनपुरी में ही स्थित है और यह एक आर्द्रभूमि है, यह सही है। दूसरा है शेखा झील अलीगढ़ दिया है, तो शेखा झील कहाँ स्थित है? यह अलीगढ़ में स्थित है, यह भी सही है। तीसरा है बखीरा झील, बखीरा झील संत कबीर नगर दिया है, तो यह भी बिल्कुल सही है, बखीरा झील संत कबीर नगर में स्थित है। और चौथा है सरसाई झील और आगरा दिया है। सरसाई झील वास्तव में आगरा में नहीं है बल्कि कहाँ स्थित है? इटावा में। और ये सारे प्रश्न जो है ये यूपी स्पेशल में पूछे गए हैं। ठीक है, जियोग्राफी के प्रश्न है या इन्हें पर्यावरण में आप रख सकते हैं। यूपी स्पेशल में ये प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और यह जो प्रश्न है मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न पूछे गए हैं आश्रम पद्धति की जो परीक्षा हुई थी, आश्रम पद्धति, इसका एग्जाम हुआ था वर्ष 2021 में और उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। तो सौज झील आर्द्रभूमि स्थल है, मैनपुरी में स्थित है, बिल्कुल सही है। शेखा झील अलीगढ़ में है, बखीरा झील संत कबीर नगर में है, सरसाई झील आगरा में नहीं है बल्कि कहाँ स्थित है? इटावा में स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 23वां प्रश्न है, एक तरफ आर्द्रभूमि है और दूसरी तरफ राज्य है, एक सूची को दूसरी सूची से आपको मिलाना है। और यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह भी प्रश्न कहाँ पूछा गया है? आश्रम पद्धति की परीक्षा में पूछा गया है। अब देख लीजिए किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। आश्रम पद्धति की 2021 की परीक्षा में यह पूछा गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। ठीक है ना। तो आर्द्रभूमियों को उनके संबंधित राज्यों से मिलाते हैं। देखिए पहला है टम्बाऊ आर्द्रभूमि। टम्बाऊ आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो ए का सी ऑप्शन सही है, सिक्किम में स्थित है, याद रखेगा। कोराडी आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो कोराडी आर्द्रभूमि स्थित है महाराष्ट्र में, बी का 4 है। ठीक है, फिर अंशुपा झील, अंशुपा झील कहाँ स्थित है? बहुत चर्चा में रहती है। अंशुपा स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, अंशुपा आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और यारलपट कहते हैं इसे, या यारलपट कहें, यारलपट कहाँ स्थित है? आर्द्रभूमि यह मणिपुर में स्थित है, यानी डी का पहला सही है। ठीक है, तो टम्बाऊ सिक्किम में है, कोराडी महाराष्ट्र, अंशुपा उड़ीसा और यारलपट मणिपुर में स्थित आर्द्रभूमियां है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आश्रम पद्धति की परीक्षा में पूछा गया है और यह रिपीट कर सकता है लोक सेवा आयोग, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। अब इसका सही मिलान क्या होगा? ए का 3 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा, सी का 2, 3 4 2 1, 3 4 2 1, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रश्न दोबारा आ सकता है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 24वां प्रश्न है, यह भी झील और उसकी अवस्थिति से संबंधित है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कौन सी झील कहाँ स्थित है यह आपको बताना है और यह बताना है कि कौन सही सुमेलित है। ठीक है, आपको इसमें यह चेक करना है कि कौन सही सुमेलित है। तो देखिए दिया है लोनार झील, मध्य प्रदेश दिया है, तो लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ है लोनार झील? लोनार झील है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पहली चीज याद रखिएगा। दूसरा नक्की झील दिया है, नक्की झील गुजरात दिया है, नक्की झील गुजरात में नहीं है, याद रखिएगा। नक्की झील कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, तो यह भी, इसका भी मिलान सही नहीं है। ठीक है, तीसरा कोलेरू झील दिया है आंध्र प्रदेश, तो कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है, याद रखेंगे। ठीक है, चौथा है पुलिकट झील केरल, पुलिकट झील केरल में नहीं है भाई, पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 2 राज्यों में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में है और वह तमिलनाडु राज्यों में यह फैला हुआ है पुलिकट झील। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। और यह भी जो है
शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे भी याद रखिएगा। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, और इसका मिलान सही नहीं है, केरल दिया है। ठीक है, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है, नक्की राजस्थान में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि पुलिकट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 25वां प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है, मतलब असम राज्य में कौन सी झील स्थित है। ऑप्शन ए है हमीरसर झील, ऑप्शन बी है कोलेरू झील, ऑप्शन सी है साला झील, और ऑप्शन डी है चपनाला झील। तो बताइए इनमें से कौन सी झील है जो असम राज्य में स्थित है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए ये चारों झीलें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। मिलान करने को कई बार इनके बारे में पूछा गया है, और कभी कभी स्वतंत्र रूप से इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अब जैसे इन चारों झीलों की पहले चर्चा करते हैं। हमीरसर झील दिया है। हमीरसर झील किस राज्य में स्थित है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। हमीरसर झील स्थित है गुजरात में। लोग जो है गलतफहमी में इसे राजस्थान मार देते हैं, लेकिन वास्तव में हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। फिर कोलेरू झील की बात करते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं साला झील की। साला झील किस राज्य में स्थित है, तो साला झील जो है यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में साला झील। ठीक है, अब आते हैं चौथा, चपनाला झील किस राज्य में स्थित है। तो प्रश्न में पूछा गया है चपनाला झील असम राज्य में या असम राज्य में स्थित है। ठीक है ना, तो हमीरसर कहाँ हो गया, गुजरात हो गया। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, साला झील अरुणाचल प्रदेश, और चपनाला झील असम। और साला झील को भी आप याद रखिएगा, कहीं अलग से नोट, ये चारों झीलों को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। चारों झील किसी न किसी रूप में अपने पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 26वां प्रश्न है, आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिया है और दूसरी तरफ गर्म झरने दिए गए हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है गर्म झरनों से संबंधित। ठीक है, या गेसर कहते हैं इन्हें, गेसर से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन ये है हिमाचल प्रदेश, और उसमें दिया है मणिकर्ण। दूसरा है उड़ीसा, दिया है तप्तापानी। तीसरा है महाराष्ट्र, वज्रेश्वरी दिया है। चौथा है गुजरात, दिया है नारायणी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से गर्म झरने संबंधित राज्य में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। अब देखिए, देखते हैं, मिलान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण झरना पाया जाता है, गर्म पानी का स्रोत है, याद रखिएगा, सही है। उड़ीसा में तत्तापानी है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो गर्म झरना है वह वज्रेश्वरी है, पाया जाता है, यह भी सही है। गुजरात में दिया है नारायणी। नारायणी गुजरात में नहीं है, बल्कि नारायणी स्थित है राजस्थान में, और यह जयपुर के पास स्थित है। नारायणी गर्म जल का स्रोत है, तो यह राजस्थान में स्थित है, यह गुजरात में स्थित नहीं है। तो सुमेल किसका नहीं है, डी ऑप्शन का। नारायणी जो गर्म जल का स्रोत है, यह गुजरात में न होकर के राजस्थान में पाया जाता है। अब मैं आपको कुछ गर्म जल के स्रोतों के बारे में बता देता हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में और गर्म जल के स्रोत कौन कौन से हैं, तो एक तो मणिकर्ण है, दूसरा ज्वालामुखी भी यहाँ पाया जाता है, यह भी गर्म जल का स्रोत है। तीसरा है कसोल। कसोल गर्म जल का स्रोत जो है, यह भी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। खीर गंगा पाया जाता है, खीर गंगा। और यहीं एक और पाया जाता है पुलगा। पुलगा गर्म जल का स्रोत, ये सभी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, हर बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना, उड़ीसा में तत्तापानी पाया जाता है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, महाराष्ट्र में कौन सा पाया जाता है, वज्रेश्वरी पाया जाता है। अवलोली भी पाया जाता है महाराष्ट्र में, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अवलोली गर्म जल का झरना जो है, यह भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। फिर आ जाते हैं, गुजरात में नारायणी पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लसुंदरा भी गुजरात में पाया जाता है। नारायणी राजस्थान में पाया जाता है। लसुंदरा गुजरात का जो गर्म जल का झरना है, उसका नाम है लसुंदरा। कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, यह गुजरात में पाया जाता है। ठीक है ना, एक है अनहोनी गर्म जल का स्रोत। अनहोनी, यह किस राज्य में पाया जाता है, पूछा गया प्रश्न है, तो यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है, अनहोनी गर्म जल का स्रोत। ठीक है, एक है सोहना। सोहना गर्म जल का स्रोत है, यह कहाँ पाया जाता है, तो यह हरियाणा में पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं, और आप इन्हें याद कर लेंगे, इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 27वां प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है पेशावर, ऑप्शन सी है क्वेटा, और ऑप्शन डी है तक्षशिला। तो बताइए इनमें से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकट स्थित है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेशावर। कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम स्थित है, तो पेशावर शहर खैबर दर्रे के एकदम निकट स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
खैबर दर्रा जो है यह पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में अफगानिस्तान के पास हिंदुकुश पहाड़ियों में स्थित एक संकीर्ण और बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। ठीक है, और यह जो है पेशावर को काबुल से जोड़ता है। ठीक है, पेशावर को किससे जोड़ता है? पेशावर को काबुल से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। ठीक है ना। और आपने इतिहास में देखा होगा ढेर सारे जो आक्रमणकारी हैं जो मध्य एशिया से भारत आए, वो इसी दर्रे के इस्तेमाल से आए, इसी दर्रे के द्वारा आए। ठीक है, ये लगभग 50 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और इसमें जो सबसे सकरा हिस्सा है वो केवल 10 फुट ही चौड़ा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो खैबर दर्रा उठे हुए पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, पेशावर और काबुल के बीच में यह स्थित है, और इसी दर्रे से होकर तमाम आक्रमणकारी भारत में आए थे। ठीक है, और सबसे निकट जो शहर स्थित है वह पेशावर स्थित है। अगर काबुल होता तो काबुल भी इसका सही आंसर होता। ठीक है, पेशावर और काबुल के बीच में ही खैबर दर्रा स्थित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 28वां प्रश्न है वह भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? आपको बताना है कि भारत में जो मानसून की उत्पत्ति है वह किन पवनों के द्वारा होती है। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व पवन द्वारा, और ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो बताइए भारत में जो मानसून की उत्पत्ति है वह किन पवनों के द्वारा होती है? जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है। भारत में जो मानसून की उत्पत्ति है वह दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। आप जानते हैं कि गर्मियों में भारत का जो अंदरूनी हिस्सा है वो बहुत गर्म हो जाता है और वहां एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। तब समुद्र से नमी भरी ठंडी हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत की ओर बहती हैं। ये हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आती हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह जून से लेकर के लगभग सितंबर महीने तक रहता है। अब यही लौटते मानसून की बात करें, यह तो मानसून की उत्पत्ति का कारण हो गया दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा, लेकिन अगर लौटते मानसून की बात करें तो जो लौटते मानसून की दिशा है वह उत्तर पूर्व है। ठीक है ना, ये है उत्तर पूर्व जो पवन है वह लौटते मानसून की दिशा है। अब लौटते मानसून की दिशा कैसे है? देखिए ठंडियों में क्या होता है, जब मौसम ठंडा होने लगता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तो हवा की दिशा उलट जाती है और यह हवा उत्तर पूर्व दिशा से समुद्र की ओर बहने लगती है। यानी भारत के मैदानों से यह हवा चल करके समुद्र की तरफ जाने लगती है। इसे उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। जो दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है वह इसी लौटते मानसून या उत्तर पूर्व के द्वारा होती है। शेष भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है जिस मानसून से, वह दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा होती है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप नोट कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं 29वां प्रश्न क्या कहता है। 29वां प्रश्न है निम्नांकित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नीचियों का प्रमुख स्रोत है? मतलब सबसे ज्यादा कोयला किस प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है धारवाड़ तंत्र, ऑप्शन बी है गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन सी है कुडप्पा तंत्र और ऑप्शन डी है विंध्यन तंत्र। बताइए तो किस प्रकार के शैलों में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं? जल्दी से अपने आंसर बताइए। किस प्रकार के शैल तंत्रों में सर्वाधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, गोंडवाना तंत्र। बी ऑप्शन सही है। गोंडवाना तंत्र के शैलों में सर्वाधिक मात्रा में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत का लगभग 98% जो कोयला भंडार है वो गोंडवाना तंत्र के शैलों के बीच में ही पाया जाता है, शैलों में ही पाया जाता है। और इसमें भी खास बात यह है कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। ठीक है, बिटुमिनस कोयले सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। गोंडवाना तंत्र का जो विकास हुआ था इस प्रकार की शैलों का, यह ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा कोयले पाए जाते हैं। इस काल में ये एक तो गोंडवाना तंत्र की जो चट्टानें हैं वो परतदार चट्टानें हैं, इनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में कौन सा शैल तंत्र ऐसा है जो सर्वाधिक मात्रा में धात्विक खनिजों से संपन्न है, तो वह कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र। यह जो है जो धारवाड़ तंत्र है यह धात्विक खनिजों से संपन्न तंत्र है। धात्विक खनिजों से मतलब इसमें सोना लोहा आज जो पाए जाते हैं वो इसी धारवाड़ तंत्र में पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों से संपन्न है ये बहुत ज्यादा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अब आते हैं आज के 30वें और आखिरी प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 30वां प्रश्न है वह कथन और कारण का प्रश्न है। ठीक है, कथन है भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है, यह आपको बताना है सही है कि गलत है। दूसरा कारण है मानसून अस्थायी पवन है। तो बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही है? ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत, आर सही है गलत। जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए भारत की जो जलवायु है उस पर मानसून का प्रभुत्व है। अभी हमने आपको बताया कि गर्मियों के दिनों में जब भारत के आंतरिक हिस्सों में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाएं उठती हैं और सीधे भारत में प्रवेश करती हैं और एक मानसून आता है और बरसात शुरू होती है। कारण है कि
तो यह तो सही हो जाएगा कि भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव है। ठीक है, कारण है मानसून अस्थायी पवन है ना, मानसून अस्थायी पवन नहीं है। अगर मानसून अस्थायी पवन होती है तो भारत में 12 महीने लगातार बारिश होती रहती, लेकिन मानसून अस्थायी पवन नहीं बल्कि अस्थायी पवन है। इसका मतलब है कथन ए सही है और कारण आर गलत है। ठीक है, तो ए सही और आर गलत, यानी सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इससे बेहतर और कुछ चाहते हैं आप, क्या कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ IGT डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।